Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Rajasthan's land laws. And next question is, how do a tenant of खुद कास्ट एंड सब टेनेंट एक्वायर्स द खातेदारी राइट्स? तो जो खुद कास्ट टेनेंट होता है और जो सब टेनेंट है जिसको सिखमी भी बोलते हैं, वो खातेदारी राइट्स को कैसे एक्वायर करता है, इसको आपने पढ़ना है। तो एक्ट पढ़ रहे हैं हम राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1956, और इसके अंदर जो है किस तरीके से एक खुद कास्ट टेनेंट जो है और एक सब टेनेंट जो है वो खातेदारी राइट जो है एक्वायर करता है, इसको हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो सेक्शन 16 क्लॉज ए एंड 19 ऑफ द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 मेंशन has been made for the definition of खुद कास्ट फार्मर्स एंड सब टेनेंट एंड देयर राइट्स। तो सेक्शन 16A एंड सेक्शन 19 जो है राजस्थान टेनेंसी एक्ट के, वो बताते हैं कि एक खुद कास्ट टेनेंट कौन होता है और सब टेनेंट कौन होता है और उनको कैसे खातेदारी राइट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए, टेनेंट ऑफ खुद कास्ट, डेफिनेशन ऑफ खुद कास्ट टेनेंट has been given under section 16 clause A of the act. According to this, खुद कास्ट टेनेंट means such tenant or person who has been given any land by the holder of such land property on patta basis for the खुद कास्ट as per the law before or at the time after the commencement of this act. तो आप खुद कास्ट टेनेंट कौन होता है इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। खुद कास्ट टेनेंट वो टेनेंट और वो पर्सन है जिसको कोई लैंड जो है वो लैंड होल्डर ऑफ द लैंड प्रॉपर्टी से जो है एज ए पट्टा बेस पे मिली है, मीन्स लीज पे उसको वो प्रॉपर्टी मिली हुई है। इस एक्ट से पहले या इस एक्ट के बाद उसको ही हम खुद कास्ट टेनेंट जो यहाँ पे बोलते हैं। तो खुद कास्ट टेनेंट वो टेनेंट है जिसको कोई लैंड जो है वो लैंड होल्डर से एज अ लीज एज अ पट्टा उसको जो लैंड मिली है उसको ही हम खुद कास्ट टेनेंट जो है बोलते हैं। सब टेनेंट कौन होता है? नेक्स्ट आपके पास सब टेनेंट, जिसको हम सिकमी टेनेंट भी यहाँ पे बोलते हैं, जिसके बारे में सेक्शन 16A में बता रखा है। वेन द लैंड प्रॉपर्टी होल्डर बिकम द टेनेंट ऑफ हिज खुद कास्ट, जब लैंड प्रॉपर्टी होल्डर जो है वहाँ पे खुद कास्ट टेनेंट बन जाता है, तो फिर जो टेनेंट होगा वो अपने आप जो है सब टेनेंट वहाँ पे बन जाएगा या सिक्योर टेनेंट बन जाएगा, उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इट मीन्स कि एक जो टेनेंट है उस टेनेंट से कोई पर्सन और कोई पर्सन जो है प्रॉपर्टी को होल्ड करता है एक टेनेंट से ही, तो वो क्या माना जाएगा? सब टेनेंट वहाँ पे मान लिया जाएगा। तो सब टेनेंट कौन है? जो कि किसी पर्सन से प्रॉपर्टी जो है किसी पर्सन या किसी टेनेंट से प्रॉपर्टी जो है वो लैंड जो है लीज पे लेता है, तो वो क्या बन जाएगा? वहाँ पे सब टेनेंट यहाँ पे बन जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है कि एक्विजिशन ऑफ द खातेदारी राइट्स, तो चाहे खुद कास्ट टेनेंट हो या सिक्योर टेनेंट या सब टेनेंट हो, उनको खातेदारी राइट्स कैसे मिलता है उसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो सेक्शन 19 क्लॉज 1 जो बताता है हु कैन एक्वायर द खातेदारी राइट्स, तो खातेदारी राइट्स जो है कौन एक्वायर कर सकता है? तो खातेदार राइट्स कैन ओनली बी गिवन टू द खुद कास्ट टेनेंट एंड सिक्योर टेनेंट। तो इन्हीं दो पर्सन को जो है खातेदारी राइट जो है जनरली मिलता है, जिसको सिक्योर टेनेंट या सब टेनेंट बोलते हैं या फिर खुद कास्ट टेनेंट यहाँ पे बोलते हैं। और इसके लिए दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी होगी। पहली, ही एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वाज एंटर्ड एज अ खुद कास्ट टेनेंट इन द करंट एनुअल रजिस्टर। वो जो भी टेनेंट वहाँ पे है उसका नाम जो है एज अ खुद कास्ट टेनेंट जो है एनुअल रजिस्टर में चढ़ चुका हो एट द टाइम ऑफ दिस कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ही वॉज नॉट एंटर्ड एज अबव, अगर उसका नाम जो है एनुअल रजिस्टर में एज अ खुद कास्ट टेनेंट नहीं चढ़ा है, बट वॉज अ खुद कास्ट टेनेंट और सब टेनेंट ऑफ द लैंड, लेकिन वो जो है एक खुद कास्ट टेनेंट है या फिर सब टेनेंट है अदर द लैंड यूज फॉर द गार्डन, गार्डन के अलावा और कोई भी प्रॉपर्टी जो है जो लैंड है उसका वो एक सब टेनेंट है, तो इन दोनों कंडीशन में उसको खातेदारी राइट जो है यहाँ पे मिल सकता है। सो सच पर्सन हु हैज़ रिकॉर्डेड एज अ जैली करेक्टली विल बी ट्रीटेड एज ए सिक्योर टेनेंट। तो ऐसा पर्सन जिसको जैली बोला जाता है और इसी को जो हम सिक्योर टेनेंट बोलते हैं और उसी को हम जो है यहाँ पे सब टेनेंट बोलते हैं। बट सच सिक्योर टेनेंट हुज नेम हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द annual register at the time of commencement of this act, he desires a declaration will not be entitled to get the benefit under this section।
लेकिन अगर कोई भी सिक्योरिटी टेनेंट है जिसका नाम जो है एंटर नहीं है एनुअल रजिस्टर में, तो फिर उसको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पटिशन फॉर द डिक्लेरेशन। तो देखिए यहाँ पे खुद कास्ट टेनेंट जो है या फिर जो सिक्योरिटी टेनेंट है या सब टेनेंट है, उनको खातेदारी राइट लेने के लिए एक पटिशन जो है डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन पटिशन सूट जो है उनको फाइल करना पड़ेगा, ताकि उनको जो है खुद कास्ट टेनेंट का जो है दर्जा यहाँ पे खातेदारी राइट जो है उनको यहाँ पे मिल जाए। अंडर द सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 19 फॉर द एक्रूअल ऑफ द खातेदारी राइट्स, तो खातेदारी राइट्स लेने के लिए उनको जो है यहाँ पे पटिशन या सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। पर्सन कौन होगा? सच पर्सन विल फाइल पटिशन फॉर द सच डिक्लेरेशन ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। तो जो पर्सन जो खातेदारी राइट्स लेना चाहता है उसको सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना होगा, और वो किसको फाइल करेगा? असिस्टेंट कलेक्टर हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। तो असिस्टेंट कलेक्टर को, तहसीलदार को, वो जो है यहाँ पे क्या करेगा? एक पटिशन फाइल करेगा। सच पटिशन विल हैव टू बी फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस। तो उसको ये जो पटिशन जो है इस पर्पस के लिए 2 साल के अंदर यहाँ पे फाइल करनी होगी। द पीरियड ऑफ 2 ईयर इज़ ओनली फॉर दोज पर्सन हु वांट रिलीफ अंडर द समरी प्रोसीजर। तो ये पीरियड ऑफ रिलीफ उन्हीं पर्सनस के लिए जो है वो जो चाहते हैं कि उनको रिलीफ जो है समरी प्रोसीजर के अंडर मिले। इट इज़ नॉट फॉर दोज हु वांट टू रिलीफ अंडर द सेक्शन 88। ये रिलीफ उनको नहीं मिलेगा जो कि सेक्शन 88 के अंडर जो है रिलीफ चाहते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन यही है कि अगर कोई भी पर्सन जो है खातेदारी राइट्स चाहता है तो उनको पटिशन फॉर द डिक्लेरेशन फाइल करना होगा, और ये पटिशन जो है डिक्लेरेशन की असिस्टेंट कलेक्टर को फाइल की जाएगी, और दूसरा विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर फाइल यहाँ पे की जाएगी। एंड 25 पैसा कोर्ट फीस विल बी पेड फॉर सच पटिशन, और 25 पैसा जो कोर्ट फीस है वो भी यहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे प्रोसीजर बता रखा है। दिस प्रोसीजर फॉर द टेनेंट मेंशन अंडर सेक्शन 19 क्लॉज 1 एंड ऑफ बी। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, फर्दर नो खातेदारी राइट शैल एक्रू ऑन द लैंड बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अंडर दिस सब सेक्शन, बट दिस विल नॉट अप्लाई एट द सब टेनेंट इज द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि खातेदारी राइट उस लैंड पे उत्पन्न नहीं होगा, एक्रू नहीं होगा जो लैंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की है। इट मीन्स कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे लैंड पे किसी तरह के खातेदारी राइट जो है वो एक्रू नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जो सब टेनेंट है वो शेड्यूल कास्ट का मेंबर है, तब ये जो है लॉ अप्लाई वहाँ पे नहीं होगा। इसी तरीके से इट इज़ टू बी मैंशन हियर दैट द खातेदारी राइट डू नॉट एक्रू ऑन द देव भूमि। तो खातेदारी राइट जो है किसी पर्सन का कोई पर्सनल अकाउंट किसी भी लैंड से रिलेटेड, जिसको हम खातेदारी राइट बोल रहे हैं, उस लैंड पे नहीं होगा जो कि देव भूमि होगी। जो टेंपल से रिलेटेड भूमि है वहाँ पे भी खातेदारी राइट वहाँ पे नहीं मिलेगा। खातेदारी राइट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ द नेम ऑफ द रजिस्टर ऑफ द खसरा गिरदवारी। तो खसरा गिरदवारी में का जो रजिस्टर है वहाँ पे किसी टेनेंट का नाम रजिस्टर्ड है तो उसको खातेदारी राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि खसरा गिरदवारी जो है एक एनुअल रजिस्टर यहाँ पे नहीं है। हुक्राम वर्सेस मेघ सिंह के केसेस में ये बोला गया। सायरा वर्सेस कपूर चंद के केसेस में भी यही बोला गया कि खसरा गिरदवारी जो है ये एनुअल रिकॉर्ड नहीं है, तो उस बेसिस पे जो है किसी को खातेदारी राइट वहाँ पे नहीं मिलेगा। अब डिक्लेरेशन, तो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर दिया। अब सूट ऑफ डिक्लेरेशन फाइल करने के बाद जो है ऑन फाइलिंग और नॉट फाइलिंग पटिशन फॉर द एक्वायरिंग खातेदारी राइट्स, द असिस्टेंट कलेक्टर विद हिज ऑन इनिशिएटिव और अदरवाइज आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द पार्टीज विल डिक्लेयर द खातेदारी राइट। तो चाहे असिस्टेंट कलेक्टर को एप्लीकेशन फाइल की गई हो या पटिशन फाइल नहीं की गई हो, वो अपने इनिशिएटिव पे भी या अदरवाइज दोनों ही पार्टीज़ को, अगर पटिशन फाइल की गई है तो पार्टीज़ को अपनी बात रखने के मौका देने के बाद जो है खातेदारी राइट वहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है। क्योंकि आपने सूट फाइल किया है, पटिशन फाइल की है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ खातेदारी राइट, तो असिस्टेंट कलेक्टर जो है सभी पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियर देने के बाद जो है अपनी बात रखने के बाद जो है ये राइट दे सकता है। Where the above declaration is not made or not acquired, then in such cases the खातेदारी or subtenant will not be treated as a खातेदारी tenant or land or any part of thereof। अगर यहाँ पे ऐसी डिक्लेरेशन नहीं की जाती है, असिस्टेंट
कलेक्टर ऐसे डिक्लेरेशन नहीं करता है तो फिर उस खुद काश्त या सब टेनेंट को जो है खातेदार टेनेंट नहीं माना जाएगा, ना ही खातेदार राइट उसको यहाँ पे मिलेंगे। द डिक्री डिक्लेयरिंग खातेदारी राइट कैन ऑल्सो भी पास्ड बाय द रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। द नारायण राम वर्सेस गंगा के केसेस में ये साफ बोला गया कि खातेदारी राइट की जो डिक्री है डिक्लेरेशन की, वो जो है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी भी जो है इशू कर सकती है। तो ये है आपके पास इस सेलेक्ट प्रोविज़न। थैंक यू सो मच।